The sick. Homeopathy asserts that there are principles which govern the practice of medicine. It may be said that up till the time of Hahnemann, no principles of medicine were recognized, and even at this day, in the writings and actions of the old school, there is a complete acknowledgement that no principles exist. So यहाँ पे होम्योपैथी क्लेम करती है कि होम्योपैथी के पास प्रिंसिपल्स है कि वो हैनीमैन के टाइम पे जो ओल्ड स्कूल्स थे जो मेडिसिन के जो वो ठीक करते थे उस समय कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं था। तो वहाँ पे यहाँ पे होम्योपैथी डिफरेंट होती है ओल्ड स्कूल से, दैट इट हैज़ प्रिंसिपल्स विच हैनीमैन हैज़ ब्रॉट टू अस। The old school declares that the practice of medicine depends entirely upon experience, upon what can be found out by giving medicines to the sick. तो ओल्ड स्कूल का मानना है कि जो मेडिसिन में जो प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस से हो सकता है कि जो वो दवाई सिक को देते हैं। Their shifting methods and theories and rapid discoveries and abandonment of the same fully attest the sincerity of the acknowledgement declaration. So यहाँ पे हैनीमैन एक तरह सरकाज़म की तरह बोल रहे हैं कि जो वो अपने मेथड्स और थ्योरीज़ को शिफ्ट करते रहते हैं, अपनी डिस्कवरीज़ को सीधे अबैंडन कर देते हैं और दूसरी चीज़ों को लाते रहते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो कितने सिंसियर है। Homeopathy leaves allopathy at this point, and so in this manner the great division between the two schools is affected. तो यहाँ पे होम्योपैथी एलोपैथी से डिफरेंट होती है, जहाँ पे होम्योपैथी एक तरफ प्रिंसिपल्स को लेकर चलती है, फिक्स्ड प्रिंसिपल्स को, वहीं पे एलोपैथी ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करती है। The old school denies the existence of principles, and with apparent reason, looking at the matter from the standpoint of their practice and methods, they deal only with ultimates. ओल्ड स्कूल का जो है वो प्रिंसिपल्स क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और मेथड्स के स्टैंड पॉइंट पे देखते हैं, यानी डायग्नोसिस पे, और वो सिर्फ अल्टीमेट्स पे ध्यान देते हैं। दे ऑब्जर्व ओनली द रिजल्ट ऑफ डिजीज़, either they deny or have no knowledge of the real nature of man, what he is, where he came from, what his quality is in sickness or in health. उन्हें इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है कि इंसान कैसा है, क्या है, क्यों है। उन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कि क्या अल्टीमेट डिजीज़ है। They say nothing about the man except in connection with his tissues. They characterize the changes in the tissue as the disease and all there is of the disease. यहाँ पे ये कहना है कि वो कभी भी मैन को एक मैन की तरह नहीं मानते हैं। उनके लिए मैन सिंपल सा एक बॉडी टिश्यू है, जहाँ पे कोई चेंजेस है तो वो बस वो उसी पे ध्यान देते हैं। Its beginning and its end. In effect, they proclaim disease to be something that exists without a cause. They accept nothing but what can be felt with the fingers and seen with the eyes or otherwise observed through the sense aided by improved instruments. उनका कभी भी ऐसा नहीं है जो मतलब हम लोग देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, उनके हिसाब से बस वही है। अगर कोई टिश्यू चेंजेस है या पैथोलॉजिकल चेंज आ चुके हैं तभी उनके नज़र में कोई इंसान बीमार है, उनका ये कहना है। द फिंगर इज एडेड बाय द माइक्रोस्कोप टू एन elongated point and the microscopic pathological result of disease are noted and considered to be the beginning and the ending, that is results without anything prior to them. उनके हिसाब से बस ये है कि अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं तो वही बीमारी है। उनके हिसाब से बीमारियों को नाम देना ही असली सिकनेस है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। और यही समरी आती है एलोपैथिक टीचिंग की इन द नेचर ऑफ सिकनेस। बट होम्योपैथी कैसे डिफरेंट होती है वो आगे देखते हैं। बट होम्योपैथी परसीव्स दैट देयर इज़ समथिंग प्रायर टू दी डिजीज़। होम्योपैथी के हिसाब से सिर्फ पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाना ही सिकनेस नहीं है, बल्कि उससे पहले से है। Every science teaches and every investigation of a scientific character proves that everything which exists does so because of something prior to it. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितने भी कोई भी साइंस हो वो यही बताती है हमें कि कुछ भी होता है उससे पहले ज़रूर कुछ होता है। यानी यहाँ पे ये कॉज और इफ़ेक्ट का प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। अगर कोई कॉज होगा तभी वो इफ़ेक्ट डाल सकता है किसी चीज़ पे। Only in this way we can trace cause and effect in a series from beginning to end and back again from the end to the beginning. यानी हम कॉज से इफ़ेक्ट पता कर सकते हैं और हम इफ़ेक्ट से ही कॉज पता कर सकते हैं। By this means we arrive at a state in which we do not assume but in which we know. The first paragraph of the organon will be understood by an inexperienced observer to mean one thing and by a true experienced homeopath to mean another. यहाँ जो हम लोग की बुक होती है द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने लिखी है,
वो सिंपल सी बात है कि वो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से लिखी गई है। इसका मतलब है वो जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है वो एक चीज़ जो पढ़ेगा वो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या निकाल पाता है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई एक एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर है तो उसे कुछ समझ में आएगा, और जो एक एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ है उसे वो और गहराई से कुछ समझ में आएगा। इसलिए शायद हम लोग को बोला जाता है कि ऑर्गेनॉन ज़रूर पढ़नी चाहिए। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। No controversy will arise from a superficial reading of this statement, and until Hahnemann's hidden meaning of the word sick is fully brought to view, the physician of any school will assent, yani agree. The idea that one person will entertain as to the meaning of the word sick will be different at times from that which another will entertain. यहाँ पे sick word का मतलब अलग अलग माना जा सकता है। यहाँ पे इनका ये कहना है अलग अलग इंसान उसको अलग अलग तरीके से मान सकते हैं। So long it remains a matter of opinion, there will be differences of opinion. Therefore, the homeopath must abandon the mere expression of opinion. यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो ओपिनियन टू ओपिनियन अगर मैटर करता है तो हमें सिर्फ ओपिनियंस को सारे को अबैंडन करना होगा और हमें आगे देखना होगा। Allopathy rests on individual opinion, and allopathy say that the science of medicine is based on the consensus of opinion, but there is an unworthy and unstable foundation for the science of curing the sick. एलोपैथी का जो यहाँ पे कहना है वो ये है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल ओपिनियंस को मानती है जो हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है। जैसे यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे सिर्फ इन्हें एक्सपीरियंस से ही हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द ओल्ड स्कूल डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स एंटायरली अपॉन एक्सपीरियंस। तो वही यहाँ पे एक्सपीरियंस से हमें ओपिनियन बनते हैं और वो उन चीज़ों पे बेस्ड की गई है। It will never be possible to establish a rational system of therapeutics until we reason from facts as they are and not as they sometimes appear. Facts as they appear are expressed in opinions of men, but facts as they are facts and truths from which doctrines are evolved and formulated, which will interpret or unlock kingdoms of nature in the realm of sickness or health. तो यहाँ पे ये कहना है जो ओपिनियन है वो तो चेंज हो सकता है किसी का भी, लेकिन जो फैक्ट होता है वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है। फैक्ट्स कभी भी किसी ओपिनियन से नहीं आता, वो किसी भी ओपिनियंस को चेंज नहीं कर सकता है। फैक्ट जो होता है वो ट्रुथ होता है और उसी से डॉक्ट्रिन्स हमारे इवॉल्व होके बनते हैं जो हम लोग के लिए एक किंगडम ऑफ नेचर को अनलॉक करते हैं जहाँ पे हम सिकनेस और हेल्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। Therefore, beware of the opinion of men in science. Hahnemann has given us principle which we can study and advance upon. It is law that governs the world and not matters of opinion or hypothesis. हमें law की माननी चाहिए, ना कि opinions और hypothesis की. We must begin by having a respect for law, for we have no starting point unless we base our propositions on law. So long as we recognize men's statement, we are in a state of change. For men and hypothesis change, let us acknowledge the authority. Hypothesis और statements तो change हो सकती हैं, but law change नहीं होता है। The true homeopath, where he speaks of the sick, knows who it is that is sick, whereas the allopath does not know. एक होम्योपैथ को पता होता है कि जब वो सिक की बात कर रहा है तो कौन सिक है, पर वहाँ एलोपैथ को नहीं पता होता है। The latter, allopath, thinks that the house which the man lives in, which is being torn down, express all there is of sickness. एलोपैथ को ये लगता है कि जो मैन का जहाँ मैन है जो रहता है मतलब घर, यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक इंसान अपने घर में रहता है। इसका ये मतलब है कि बॉडी हमारी घर है और हम जहाँ रहते हैं, तो वो जो घर टूट रहा है वही सब कुछ है सिकनेस के बारे में। मतलब जो हम देख सकते हैं, अगर हाथ पे हमें कोई दिक्कत आ जाए तो वही है हमारा मतलब पैथोलॉजिकल चेंज ही हमारे लिए सिकनेस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन अदर वर्ड्स अगर समझें तो द टिश्यू चेंजेस जो मैंने अभी बताया आर द ओनली रिजल्ट्स ऑफ डिजीज़ आर ऑल डैट इज़ देयर टू द सिक मैन। यानी सिक मैन के हिसाब से सिर्फ टिश्यू चेंजेस ही उसको सिक बता सकते हैं और कुछ भी नहीं। द होम्योपैथ ऑब्जर्व्स वंडरफुल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम पोटेंटाइज्ड मेडिसिन एंड बीइंग कंपेल्ड टू रिफ्लेक्ट ही सीज दैट क्रूड ड्रग्स कैन नॉट हील द सिक एंड दैट व्हाट चेंजेस they do effect are not real but only apparent. Modern physiology has no vital doctrine in its teaching and therefore no basis to work upon. यहाँ पे होम्योपैथ का जो रहता है वो ये है कि वो पोटेंटाइज मेडिसिन जो रहती है वो हमें बताती है कि क्रूड ड्रग कैसे कुछ भी हील नहीं कर सकता है, और या फिर कहें कि क्रूड ड्रग जिस लिमिट तक हील कर सकता है अगर उसी को पोटेंटाइज कर दे तो हमें उसके हम इन्फाइनाइटली पावर यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिट पावर है जो उसके अंदर डिसाइड करती है पोटेंटाइज मेडिसिन ऑफ दैट क्रूड ड्रग।
और जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है वहाँ पे ऐसा कोई वाइटल डॉक्ट्रिन नहीं पढ़ाया जाता, देयरफॉर ऐसा कोई बेसिस ही नहीं है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स इज़ नॉट एडमिटेड बाय द टीचर्स ऑफ फिजियोलॉजी। वाइटल फोर्स यहाँ पे जो हम लोग को पहले से ही पता है कि वाइटल फोर्स ही है जो हमको गवर्न करती है, हमारे अंदर है, जो हमें एक डेड और एक अलाइव में डिफरेंस लाती है। तो वाइटल फोर्स का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी की बुक में हमें कभी भी नहीं मिलता है। देयरफॉर द होम्योपैथ सीज दैट द ट्रू फिजियोलॉजी इज नॉट येट टॉट, for without the vital force, without simple substances, without the internal as well as the external, there can be no cause, no relation between cause and effect. तो जब अभी हम लोग को फिजियोलॉजी ठीक से पढ़ाई नहीं गई है, यहाँ पे उनका ये कहने का मतलब है कि अभी होम्योपैथ देखता है कि फिजियोलॉजी में जब तक वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं होता है, इसका मतलब हमें ट्रू फिजियोलॉजी पढ़ाई नहीं गई है। और विदाउट वाइटल फोर्स कोई भी सब्सटेंस, हम इंटरनल या एक्सटर्नल, वो कोई कॉज ही नहीं है जो हमें अलाइव रहने पे दिखाए। यानी अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो हम अलाइव नहीं है। और ये बात अगर बुक्स में नहीं लिखी है तो हमें ये लगता है कि अभी हम लोग को पूरा पढ़ाई नहीं किया है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द सिक? इट इज़ अ मैन दैट इज सिक एंड टू बी रिस्टोर्ड टू हेल्थ, नॉट हिज बॉडी, नॉट द इश्यूज। अब यहाँ सिक से ये मतलब है कि जो मैन है वो बीमार है और उसको हेल्थ में लेकर आना है, ना कि उसकी बॉडी और ना ही उसके इश्यूज़। You will find many people who will say I am sick. They will enumerate, मतलब बताते हैं pages of symptom, pages of suffering. They look sick. But they tell you I have been to the most eminent physician. I have had my chest examined. I have been to the neurologist. I have been to the cardiac specialist. मतलब वो बहुत जगह गए हैं यहाँ से, यहाँ तक कि कोई जो वुमेन होगी वो ये बताया कि I have been to the gynecologist and have had my uterus examined. I have been physically examined from head to toe and they tell me I am not sick. इंसान ये सारे के सारे डॉक्टर के पास जा चुका है, हर अलग स्ट्रीम के डॉक्टर के पास जा चुका है, पर तब भी उनको हर डॉक्टर ने कहा है कि आप बीमार नहीं हैं। I have no disease. Many a time I have heard the story after getting 3 or 4 pages of symptom. What does it mean? यहाँ पे कैंट पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। It is true if that state progresses there will be evidence of disease. क्या इसका ये मतलब है अगर ये जो एक पेशेंट को लग रहा है जो वो इतने डॉक्टर के पास घूम रहा है, अगर ये कुछ प्रोग्रेस करेगा तब जाके हमें एविडेंस ऑफ डिजीज़ मिलेगा? दैट इज एविडेंसेस विच द पैथोलॉजिस्ट में डिस्कवर बाय हिज फिजिकल एग्जामिनेशन। बट एट प्रेजेंट द पेशेंट इज नॉट सिक, सेज द लर्न डॉक्टर। अगर पैथोलॉजिस्ट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाता है तो लर्न डॉक्टर ये कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। बट वॉट डू ऑल द सिम्टम्स मीन? अगर वो अपने पेजेस का सिम्टम हर किसी को बता रहा है बट तब भी उसको कहा जाता है कि वो बीमार नहीं है, तो उन पेजेस और सिम्टम्स का मतलब क्या है? I do not sleep at night. I have pains and aches. My bowels do not move. ये वो सिम्टम्स है जो वो बता रहा है, बट इतने सारे डॉक्टर्स के घूमने के बाद भी उसको उसका निवारण नहीं मिला है। Oh well, you have constipation. That is the first thing that has been diagnosed. But do all these things exist without a cause? यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन तो बता दिया गया कि बाउल्स मूव नहीं करते, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या ये सारी चीज़ें बिना कॉज की हैं या ऐसे ही हो रही है? इट वुड सीम फ्रॉम वन ओपिनियन दैट द कॉन्स्टिपेशन इज द डिजीज पर से, बट फ्रॉम अनदर ओपिनियन इट वुड अपीयर टू बी द कॉज ऑफ डिजीज़। अब यहाँ पे 2 ओपिनियन हो सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ही या डिजीज़ है, या फिर वो हमें अपीयर हो रही है कि वो कॉज है डिजीज़ की। द डायग्नोसिस इज मेड टू अप्लाई टू वन एज मच एज टू द अदर, बट दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एराटिक एक्शन। वैगरीज का मतलब होता है एराटिक एक्शन, सो कॉमन टू ओल्ड स्कूल माइंड्स, बट यही उनका मतलब होता है बताने का। These symptoms are but the language of nature, talking out as it were and showing as clearly as the daylight the internal nature of sick man and woman. ये जो बातें हैं जो वो डायग्नोसिस पे ही करते हैं, यानी मतलब जो पेशेंट आता है और जब हम उसे डायग्नोस करते हैं तो जो एलोपैथ डॉक्टर होता है वो ये सारी चीज़ें देखता है, वो अपने डिड्यूस करके बताता है कि हाँ आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कॉन्स्टिपेशन है, इसके आगे आपको कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पेशेंट्स बता रहे हैं अपनी भाषा में, ये सिर्फ बताना बात नहीं है, बल्कि ये सिम्टम्स होती हैं जो ये नेचर के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो हमें पूरा बता रहा है कि इंटरनल नेचर ऑफ सिक मैन कैसा है। यानी वो अपनी पूरी मेंटालिटी बता रहा है हमें कि वो किस टाइप का है। और ये इफ़ दिस स्टेट प्रोग्रेसेस द लंग्स ब्रेक डाउन, और अगर अब ऐसी स्टेट प्रोग्रेस करते हैं तो मान लीजिए लंग अगर ब्रेक डाउन हो जाए, तब डॉक्टर कहेगा ओह नाउ यू हैव कंजम्पशंस और अ ग्रेट चेंज अपीयर्स इन द लिवर। ही सेज ओह नाउ यू हैव फैटी लिवर।
इसका ये मतलब है कि जब तक चेंजेस नहीं आया तब तक डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि आपको क्या है, यानी जो वो मेंटली अपने सिम्टम्स बता रहा है उससे उनको कोई भी मतलब नहीं है। वो जब तक टिश्यू चेंज नहीं देखेंगे उन्हें तब तक कोई भी बीमार नहीं लगेगा। वो भले ही डिजनरेशन ऑफ लिवर हो, एल्बुमिन अगर यूरिन में अपीयर हो जाए, अब अगर उसका नाम वो रख देंगे ब्राइट्स डिजीज़। इट इज़ नॉनसेंस टू से प्रायर टू द लोकलाइजेशन ऑफ डिजीज द पेशेंट इज नॉट सिक। तो यहाँ पे काफ़ी ही फ्रस्ट्रेटेड होकर जीटी कैंट कहते हैं कि जब तक डिजीज़ लोकलाइज नहीं हो रही है तब तक आप उसे अगर सिक नहीं कह रहे, तो ये काफ़ी ही मतलब नॉनसेंस बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रायर कोई चीज़ हो नहीं सकती किसी डिजीज़ के। डज इट नॉट सीम क्लियर दैट द पेशेंट हैज़ बीन सिक एंड वेरी सिक इवन फ्रॉम चाइल्डहुड। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट पहले से ही सिक है या फिर कहीं वो बचपन से सिक है। अंडर ट्रेडिशनल मेथड्स इट इज़ नेसेसरी दैट अ डायग्नोसिस बी मेड बिफोर द ट्रीटमेंट कैन बी सेटल्ड, बट इन मोस्ट केसेस द डायग्नोसिस कैन नॉट बी मेड अंटिल द रिजल्ट ऑफ डिजीज हैव बीन रेंडर्ड द पेशेंट इनक्योरेबल। तो इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब होता है कि डायग्नोसिस बहुत सारे किए गए, बट यहाँ पे जब तक पैथोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ, जब तक डिजीज़ का लोकलाइजेशन नहीं हुआ, तब तक हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता चला कि इंसान बीमार है कि नहीं, यानी वो असल मायने में सिक है कि नहीं। अगेन टेक द नर्वस चाइल्ड। It has wild dreams, twitching, restless sleep, nervous excitement, hysterical manifestation. But if we examine all the organs of the body, we will find nothing. यहाँ पे हमें इसके कुछ सिम्टम्स मिले, जैसे ड्रीम्स, ट्विचिंग यानी झटके मारना लेटे हुए, रेस्टलेस स्लीप मतलब नींद ना आना, घबराहट, नर्वस एक्साइटमेंट, हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन मतलब पागलपन थोड़ा सा। बट जब अगर हमने उसको एग्जामिन किया तो उसकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं है। दिस सिकनेस हाउएवर विच इज़ प्रेजेंट इफ़ अलाउड टू गो अनक्योर्ड विल इन 20 to 30 ईयर रिजल्ट इन टिश्यू चेंजेस। अगर ये चीज़ अनक्योर्ड रहेंगी तो आज से 20 और 30 साल में वो ज़रूर कोई ना कोई पैथोलॉजिकल चेंज ले आएंगी अपनी बॉडी में। तो 20 से 30 साल में हमें वहाँ पे डिजीज़ दिखेगी, बट द इंडिविजुअल हैज़ बीन सिक फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका यही मतलब है कि जब टिश्यू चेंजेस अब हो जाएंगे तब हम कह रहे हैं कि वो बीमार है, बट असलियत में वो बीमार शुरुआत से है। इट इज़ द क्वेश्चन वेदर वी विल स्टार्ट आउट एंड कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ डिजीज़ और बिगिन एट द बिगिनिंग विद द कॉजेज। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या जब तक बीमारी बन जाए क्या हमें तब शुरू करना चाहिए ट्रीटमेंट, या फिर उन कॉजेज़ के बिगिनिंग से ही हमें शुरू करना चाहिए उन्हें सही करना। If we have material ideas of disease, we will have material ideas of the means of cure. अगर हम materialistic idea रखेंगे डिजीज़ को लेके, यानी पैथोलॉजिकल चेंज जब तक ना हो जाए तब तक हमारा आइडिया में वो आइडियाज़ ऑफ क्योर भी होगा, वो भी मटीरियलिस्टिक ही होगा। इफ़ वी बिलीव एन ऑर्गन इज सिक एंड अनोन कंस्टिट्यूट द डिजीज, वी मस्ट फील दैट इफ़ वी कुड रिमूव दैट ऑर्गन तो हम मतलब उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई इंसान को हाथ में कुछ गैंग्रीन हो गया तो हम उसे काट देते हैं तो वो इंसान सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ को हटा दिया, क्योंकि वो नेक्रोसिस में जा चुकी थी। तो जैसे यहाँ पे ये कहना है, अ मैन हैज़ अ नेक्रोटिक कंडीशन ऑफ द हैंड, देन इफ वी बिलीव दैट ओनली द हैंड इज सिक एंड वी वुड थिंक दैट इट हैज़ बीन क्योर्ड बाय रिमूविंग हिज हैंड। जो मैंने अभी बताया, हाथ काट दो तो वो इंसान अब सही हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका बीमार सिर्फ उसे ये हाथ का पार्ट था, वो पूरा बीमार नहीं था। से द हैंड इज कैंसरस, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया इट इज द कैंसरस इन इटसेल्फ एंड फ्रॉम इटसेल्फ सीइंग ही वुड लेटर डाई फ्रॉम द कैंसर ऑफ हिज हैंड एंड वी वुड कॉन्शियसली रिमूव द हैंड एंड सो क्योर द पेशेंट। अगर हाथ में गैंग्रीन हो या कैंसर हो, हम बस हाथ काट देंगे और फिर हम कहेंगे कि हाँ अब पेशेंट सही है। क्यों? क्योंकि जहाँ कैंसर था वो हमने पार्ट हटा दिया है। For an eruption of the skin, we would use local means to stimulate the functions of skin and make it heal, and believing the eruption had no cause behind it, we would consciously think we had cured the patient. अगर हमें स्किन पे भी कोई eruption हो जाए तो हम यहाँ पे कोई क्रीम लगा सकते हैं और फिर इसको कह सकते हैं कि हाँ अब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने वहाँ के लोकलाइज पार्ट को सही कर दिया है, वो eruption कम हो जाए।